बेटा आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक फिगर ऑफ स्पीच दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग बिगनिंग के लेटर होते हैं या बिगनिंग की जो साउंड होती है वो हर वर्ड की सेम होती है। सो द बिगनिंग लेटर और द बिगनिंग साउंड ऑफ एवरी वर्ड is same. So it has two types, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एसोनेंस और दूसरा होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है बेटा, एसोनेंस होता है जिसमें वोवल साउंड हो, ए आई ई ओ यू, ये सारी वोवल साउंड्स होती हैं। और क्या होता है, वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है वर्ड्स में। तो जब वोवल साउंड्स का रेपिटेशन होता है तब एलिट्रेशन कौन सी कहलाएगी, एसोनेंस। और जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है तो कौन सी एलिट्रेशन कहलाएगी, कॉन्सोनेंट्स। सो बाकी के इन 5 वॉवल को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट हैं वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। देखते हैं अब नोट, एसोनेंस रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड और लेटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड कॉन्सोनेंट्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इस कंसेप्ट को। वाइल्ड विंड्स विसल, पहला है वाइल्ड विंड्स विसल, वाइल्ड विंड्स विसल, तो W W W रेपिटेशन हो रही है W की, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। W क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए A क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन ही कहलाएगा। बट एलिट्रेशन में कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, तो एलिट्रेशन कौन सा कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। अगला एग्जांपल लेते हैं, फुल फेथम, फुल फेथम 5, फुल फेथम 5। सो इसमें बताइए बेटा किस लेटर का रेपिटेशन है। अब तो आपको आ गया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कौन से लेटर का रेपिटेशन है। एफ का रेपिटेशन है, एफ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, एफ एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये कौन सा एलिट्रेशन होगा, एसोनेंस या कॉन्सोनेंस, जल्दी बताइए। ये होगा कॉन्सोनेंस। सो ये कहलाएगा बेटा कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल एसोनेंस का। अवे अवे फ्लू टू दी, अवे अवे फ्लू टू दी, ए अवे अवे में ए आएगा, रेपिटेशन। तो जब ए का रेपिटेशन होगा बेटा तो ए के रेपिटेशन क्या कहलाएगा, एसोनेंस, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड। जब वोवल साउंड रिपीट होगा, ए आई ई ओ यू, तो इनमें से कोई भी वोवल साउंड रिपीट होगा तो बेटा वो कहलाएगा एसोनेंस। सो द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, ए क्या है, वोवल, तो इसलिए ये कहलाएगा एसोनेंस। So these are some famous examples which are there in the लिटरेचर और अवर पोइट्री, हमारी इंग्लिश लिटरेचर या हमारी पोइट्री में प्रेजेंट है कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए लेके आई। तो चलते हैं इन एग्जाम्पल्स की तरफ। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। क्लोजली जो कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, पास पास लिखे होते हैं, उनकी बिगिनिंग के लेटर्स जो है वो सेम हो तो कहलाएगा एलिट्रेशन। अब देखते हैं सैम्यूल टेलर कॉलरिज। सैम्यूल टेलर कॉलरिज पता है ना हम सबको, रोमांटिक एरा के ये पोएट है एस.टी. कॉलरिज, जिन्होंने कोलैबोरेशन में वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड्स, जिसकी फर्स्ट पोम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये फर्स्ट पोम थी लिरिकल बैलेड्स की, और इस पोम में बेटा ये लाइन आई थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में, कौन सी लाइन, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। तो एफ एफ
एफ फेयर, फोम एंड फ्लू, तीनों में एफ की रेपिटेशन है। जब एफ की साउंड रिपीट हो रही है तो हमें देखना है एफ क्या है। एफ एक कॉन्सोनेंट है ना, ये ए आई ओ यू में से कोई भी साउंड नहीं है, वोवल नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी तो इट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन। पर कौन सा एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस। चलते हैं अगले एग्जांपल पे। विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है क्या, रोमियो एंड जूलियट। दिस वर्क रोमियो एंड जूलियट, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। एंड ये लव स्टोरी है बेटा। फ्रॉम फोर्थ द फेटल लायंस ऑफ दीज टू फोर्स, फोर्थ फेटल फोर्स, फोर्थ फेटल एंड फोर्स, तीनों क्या है, एफ 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 की रेपिटेशन। विच एफ इज अ, एफ क्या है बेटा, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सो इट इज अ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस बना। नेक्स्ट चलते हैं ए एल टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विच इज अ विक्टोरियन पोएट। इनका वर्क है लोटस ईटर। इनका फेमस वर्क है बेटा लोटस ईटर। एंड लोटस ईटर किस में आएगा बेटा, लॉन्ग, इसकी लाइन है, लॉन्ग लाइन्स ऑफ लेजी लैंग्विड लीव्स, सारे एल एल, लॉन्ग लाइन्स लेजी लैंग्विड लीव्स। तो एल 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 एल, लॉन्ग लाइन्स लेजी लैंग्विड लीव्स। सो एल की रेपिटेशन कंटिन्यूसली है, तो जब एल की कंटिन्यूस रेपिटेशन होगी तो इट विल बी अ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल, बेटा ओड टू नाइटिंगेल हमने पढ़ी भी हुई है। सो ओड टू नाइटिंगेल जो है, दैट इज अ वेरी फेमस पोएट ऑफ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। इनकी बहुत फेमस वर्क है जॉन कीट्स का, रोमांटिक टाइम का। इसकी एक लाइन है बेटा, सीजन ऑफ मिस्ट, ओड टू नाइटिंगेल का, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सो हियर एम एम is repeated again and again. So M sound is repeated again and again. M की जो sound है वो बार बार क्या हो रही है, repeat हो रही है. So here M is repeated again and again. तो इधर क्या होगा, consonants होगा. गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, G.M. हॉपकिंस, G.N. हॉपकिंस का वर्क है, उसकी लाइन अगली है, क्या लाइन है, फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स। तो फ्रेश एफ, फायर कोल एफ, फॉल्स एफ। तो रेपिटेशन ऑफ एफ भी है और रेपिटेशन ऑफ सी भी है। चेस्टनट एंड कोल, चेस्टनट एंड कोल, कोल में भी सी है और चेस्टनट में भी आगे सी है। एडगर एलन पो, एडगर एलन पो का कौन सा वर्क है, डीप इनटू दैट डार्कनेस, peering long I stood there, wondering, fearing. So deep into that darkness, peering long I stood there, wondering, fearing. इसमें deep ड, darkness ड, so डी डी की repetition है, it's a consonants. William Wordsworth, I wandered lonely as a cloud, a host of golden daffodils. So I wandered lonely as a cloud. A host of golden daffodils. तो cloud ड, golden ड, daffodils ड, cloud golden daffodils. तो बार बार ड ड साउंड की क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है. वंडर्ड में भी डी, क्लाउड में भी डी, गोल्डन में भी डी और डेफोडिल्स में भी डी. तो डी साउंड क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है. सो इट बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. है अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. अलेक्जेंडर पोप का कौन सा फेमस वर्क है, एन एसे ऑन द क्रिटिसिज्म. एक ऐसे किस पे, क्रिटिसिज्म पे. सो an essay on criticism is the work of Alexander Pope. Soft is the strain when zephyr gently blows. So soft is the strain. is इधर soft, soft में s है, strain में भी s है. when zephyr gently blows, तो एस एस की साउंड रिपीट हो रही है. सॉफ्ट इज द स्ट्रेन,
एस इज रिपीटेड, एस की साउंड, एंड देन ज की भी, जेड की भी साउंड रिपीट होती है. जिफर जेंटली, जिफर जेंटली, जेंटली ब्लोज, तो ज की साउंड रिपीट हो रही है जेंटली में और जिफर में, तो ज साउंड इज रिपीटेड. सो these are the most prominent examples from literature जो एग्जाम्स में आ भी चुके हैं. हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन एग्जाम्पल एलिट्रेशन के. अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. चलते हैं पन की तरफ. व्हाट इज पन? पन इज अ लिटरेरी डिवाइस. ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है, अर्थ शब्द एक होता है. शब्द तो एक ही होता है पर उस शब्द के अर्थ अनेक होते हैं. तो शब्द एक, अर्थ अनेक, इसको कहते हैं पन. इसको हिंदी में बेटा शलेष अलंकार के नाम से भी जाना जाता है. तो जो पन होता है बेटा, इसमें ना क्या होता है कि एक वर्ड होता है एंड इट एक्सप्लॉइट्स मल्टीपल मीनिंग्स और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. मतलब मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के. अब पन विद द वर्ड बार्क. अब कैसे इन्होंने पहले सेंटेंस में देखते हैं पन का यूज किया. आई वॉज गोइंग टू टेल यू अ डॉग जोक बट इट माइट बी अ लिटल टू रफ. सो आई वॉज गोइंग टू टेल यू अ डॉग जोक बट इट माइट बी अ लिटल टू रफ. तो इधर जो रफ है वो हमें कैसा साउंड कर रहा है, ये वाले रफ जैसा. हमें लगेगा ना कि इट माइट बी अ टाइटल टू रफ, यानी टू हार्श. इस वाले रफ का मतलब क्या, इट माइट बी टू हार्श. ये थोड़ा सा हार्श साउंड कर रहा है. बट रियली में इस रफ का क्या मतलब है? इस रफ का मतलब बार्क है. बार्क यानी कि डॉग साउंड. सो एक रफ है जिसके दो मतलब है. एक तो डॉग साउंड और दूसरा क्या है, हार्श. सो एक वर्ड है रफ. इट देयर इज वन वर्ड रफ व्हिच हैज टू मीनिंग. सो एक शब्द, अर्थ अनेक. नेक्स्ट पे आते हैं. आई वॉज गोइंग टू गेट अ जॉब वर्किंग इन अ क्लॉक फैक्ट्री बट आई जस्ट कुड नॉट फाइंड द टाइम. तो आई वॉज गोइंग टू गेट अ जॉब working in a clock factory but I just could not get the time. अब इधर बेटा टाइम, टाइम इधर वो क्या टाइम से कहना चाह रहा है. टाइम से दो मतलब होते हैं. आई कुड नॉट गेट द टाइम मतलब कि एक तो हो गया कि आई कुड नॉट गेट द फ्री टाइम. एक तो फ्री टाइम हो गया और दूसरा जो क्लॉक का टाइम होता है. सो आई कुड नॉट गेट द टाइम यानी कि क्लॉक. सो इट रेफर्स टाइम के दो मतलब होते हैं, क्लॉक्स, और एक दूसरा टाइम एक मीनिंग होता है आई कुड नॉट गेट द फ्री टाइम. सो शब्द एक है, टाइम, उसके मतलब दो हैं. आई रियली नीड अ वेकेशन बट डो इज टाइट राइट नाउ. सो डो, डो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि डोसा बनाना है या फिर वो क्या बनाना है, पिज्जा बनाना है, उसका डो तैयार करो. तो वो डो होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रेड. मिक्सचर होता है ब्रेड का, उसको डो कहते हैं. तो इधर क्या लग रहा है हमें, आई रियली नीड अ वेकेशन बट डो इज टाइट. क्या डो के टाइट होने से उसकी वेकेशन का क्या मतलब, नहीं ना. तो इधर हमें डो, डो कौन सा समझ में आ रहा है, इधर हमें फील हो रहा है डो का क्या मतलब है, ब्रेड मिक्सचर. बट एक्चुअली में इधर डो क्या क्या मतलब है, दूसरा मतलब, इधर दूसरा मतलब निकलेगा डो का. डो का एक मतलब क्या होता है, मनी. तो वो वेकेशन पे नहीं जा पा रहा. क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि डो इज टाइट, यानी मनी की पोजीशन उसकी टाइट है अभी राइट नाउ. और हमें क्या लग रहा था, डो मतलब ब्रेड का मिक्सचर टाइट हो गया. ब्रेड का मिक्सचर थोड़ा ना टाइट होगा, मनी से टाइट हो रहा है वो. देन अ पन अबाउट फिशिंग. आई लव फिशिंग. अब वो नेक्स्ट क्या सेंटेंस दे रहा है, आई लव फिशिंग यू कुड नॉट कॉल इट माई रियल पैशन. तो मुझे फिशिंग पसंद है बट यू कुड नॉट कॉल इट माई रियल, बट यू कुड नॉट कॉल इट माई रियल पैशन. तो रियल पैशन, रील से हमारा क्या मतलब है, रील से इधर है फिशिंग रील. सो जैसे वो एक मांझा टाइप होता है ना जिससे फिश को पकड़ते हैं. तो रील पैशन, एक तो वो हो गया फिशिंग और दूसरा मतलब हो गया ट्रू और जेन्युइन.
ठीक है, इट साउंड्स लाइक रियल विच इज ट्रू और जेन्युइन। सो इसकी साउंड कैसे आ रही है, रियल की तरह। रियल मतलब क्या होता है, ट्रू और जेन्युइन। सो एक तो हो गया फिशिंग रील, जो मांझा टाइप जिससे हम फिश को पकड़ते हैं। सो यू कुड कॉल मी इट माई रील पैशन। तो रील वाला पैशन तो नहीं हो सकता, यू कैन कॉल इट माई रियल पैशन। तो रियल पैशन यहाँ पे ये वाला मतलब होगा, रियल पैशन मतलब यू कैन कॉल इट माई ट्रू पैशन। तो शब्द एक है, कंफ्यूज करने के लिए उसके मतलब दो है, तो हमें देखना होगा यहाँ पे कौन सा इसका मतलब निकल रहा है और एप्रोप्रिएट मतलब को हमें उसके साथ फिक्स करना होगा, दैट इज कॉल्ड पन। सो पन मतलब शब्द एक अर्थ अनेक, दिस इज पन। एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम एक शॉर्ट और ब्रीफ स्टेटमेंट होती है, एक छोटी और ब्रीफ स्टेटमेंट को एपिग्राम कहते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवर्ब, इसको प्रोवर्ब यानी कि कहावत के नाम से भी जाना जाता है। तो एपिग्राम क्या होता है बेटा, इसको इट इज बीइंग सेड एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक प्रोवर्ब भी कहा जाता है, कहावत भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीफ स्टेटमेंट। ये अम्यूजिंग होती है, क्लेवर होती है स्टेटमेंट, एंड थॉट प्रोवोकिंग होती है। इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। सो इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग, कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, और इट गिव्स अ मॉरल लेसन, ये हमें एक मॉरल लेसन देता है एपिग्राम। सो इट गिव्स अ मॉरल लेसन, हमें एक मॉरल लेसन मिलता है किससे, एपिग्राम से। सो इट गिव्स अ मॉरल लेसन टू अस। एपिग्राम इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज कन्वेइंग अ मॉरल ट्रूथ। वो ये एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या कन्वे कर रहा है, एक मॉरल ट्रूथ को कन्वे कर रहा है। सो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। सो एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक छोटी सी स्टेटमेंट जो एक कहावत की तरह होती है, एंड क्या देती है, हमें एक मॉरल ट्रूथ बताती है, यानी मॉरल सच्चाई बताती है, बयां करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे एक्शंस है, यानी व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है देन व्हाट वी से। जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे एक्शंस है, हमारे काम है, वो व्हाट वी डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी से। सो दिस इज अ मॉरल स्टेटमेंट, ये एक मॉरल स्टेटमेंट है कि जो हम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है देन व्हाट वी स्पीक। Next, the only thing worse than being talked about is not being talked about. यानी कि जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में बातें करना इज द वर्स्ट थिंग। वो सबसे बुरी आदत है, यानी जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए उसी के बारे में बात करना इज द वर्स्ट थिंग। तो ये भी एक मॉरल लेसन है हमारे लिए। थर्ड, इट इज बेटर टू बी विटी। चालाक रहना, तेज रहना दिमाग से बेहतर होता है, यानी कि इट इज बेटर टू बी विटी एंड रॉन्ग। चालाक और गलत बन जाओ, ठीक है, रेदर देन बीइंग बोरिंग एंड राइट। सही रह के और बोरिंग बन के रहना ये बेकार है। यानी कि अगर हम चालाक और स्मार्ट हैं और ह्यूमरस चीजें कर रहे हैं और चालाकियों से लोगों को हैप्पी बना दे रहे हैं, तो इट्स राइट। वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा बेटर है रेदर देन बोरिंग और बिल्कुल चुप और बिल्कुल वो इंट्रोवर्ट रहना। तो बोरिंग इंसान और राइट होना इज, वो कह रहा है कि बेकार है, रेदर देन बीइंग क्लेवर एंड बीइंग रॉन्ग। इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। यहाँ तक कि टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही दिखाती है, क्योंकि जहाँ पे वो स्टक है 24 घंटे में वो समय 2 बार आएगा ही आएगा। 12 बजे पे अगर रुक गई है तो 2 दिन में 2 बार तो 12 बजेंगे ना, सुबह के और रात के। तो टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार तो समय सही दिखाती है, अर्थात कि जो व्यक्ति काम का नहीं है या फिर कि जो खोटा सिक्का होता है वो भी कभी ना कभी हमारे काम आता है। तो ये भी एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। सो दिस इज अबाउट द एपिग्राम। छोटी स्टेटमेंट होती है पर इसका कुछ मीनिंग होता है जो हमें मॉरल ट्रूथ बताते हैं, यानी कि मॉरल लेसन देता है। इसको कहते हैं एपिग्राम, अ शॉर्ट स्टेटमेंट विच गिव्स अस अ मॉरल लेसन। चलते हैं नेक्स्ट। सो व्हाट इज अ पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है क्या?
एक पैराडॉक्स जो होता है बेटा, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, यानी कि इसमें अपोजिट बातें होंगी बट येट इट इज ट्रूथ, पर होती ये सच ही है। इसको जब डीपर में पढ़ोगे तो इसका मीनिंग सच ही निकलता है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो रही है, क्योंकि एक तरफ लेस है एक तरफ मोर है, दोनों अपोजिट टर्म्स है, दोनों अपोजिट वर्ड्स है, येट तब भी ये स्टेटमेंट क्या होगी, इट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। अगर सच्चाई देखो तो इस स्टेटमेंट में सच्चाई निकलेगी। अब कैसे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, येट ये ट्रूथ होगी, कैसे बताऊंगी अब आपको। जैसे कि लेस है, लेस इज मोर, यानी कि कम जो है वो होता ज्यादा ही है। कैसे, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत लग रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, और यही पैराडॉक्स होता है कि लगेगी हमें गलत पर है ये सच। तो लेस यानी कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है, तो लेस इज मोर, यानी कि बूंद बूंद से हमारा घड़ा जो है वो भर जाता है। सो लेस से लेस होता है कम, कम क्या होता है, जैसे बूंद 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 कम 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 होता है ना, तो लेस ही मोर बनता है एक दिन। कैसे मोर बनता है, जब बूंद बूंद इकट्ठी होती है तो एक दिन घड़ा भर ही जाता है। सो लेस इज ऑलवेज मोर। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि जो शुरुआत है वही अंत होती है। क्यों, क्योंकि शुरुआत यानी बर्थ, जन्म, जन्म से हमारी शुरुआत होती है, पर जन्म का मतलब क्या है, ये भी डिक्लेयर कर देता है मृत्यु को। तो जो हमारा जन्म है, हमारा बिगनिंग है, वो हमारी मृत्यु को डिक्लेयर कर देती है, ये एंड को बता देती है कि जन्म हुआ है, बिगनिंग हो गई है, यानी कि एंड, मृत्यु भी होगी। तो जन्म यानी बिगनिंग डिक्लेयर्स द एंड, बिगनिंग हमें एंड के बारे में बता देती है। आई ऑलवेज लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो ये बोल तो सच ही रहा है ना, बता तो सच ही रहा है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। आई ऑलवेज लाई, तो दिस इज अ ट्रूथ। फ्रीडम इज स्लेवरी, यानी फ्रीडम एक तरफ है और दूसरी तरफ अपोजिट बात कह रहा है स्लेवरी, तो दो अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं, पर है सच कि जब हम आजाद हो जाते हैं, जब हम फ्रीडम फ्रीडम में आ जाते हैं, तो एक्चुअली में हम क्या कर लेते हैं, जब हम ओवर फ्रीडम में आ जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो एक्चुअली में हम जो है क्या हो जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं, चाहे अपने दिल के स्लेव बन जाते हैं, चाहे हार्ट के, मन के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम किसकी, मन की गुलामी करते हैं, जो मन में आया वो कर दिया, जो मन में आया वैसे कर दिया। तो फ्रीडम, हम एक तरीके से फ्री तो हो गए, पर एक तरीके से अपने मन के गुलाम हो गए, जो मन मर्जी आए वो कर दे, तो फ्रीडम इज स्लेवरी। तो बातें तो ये टेढ़ी मेढ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट इन दे रिवील्स अ डीपर ट्रूथ, इसको डीप में समझो तो इसके अंदर से सच्चाई निकलती है। सो इट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। ये एग्जाम्पल्स थे पैराडॉक्स के। अब चलते हैं बेटा, पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये कहाँ से लिया गया बेटा, ये लिया गया है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से लिया गया है। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से लिया गया है, और इसमें क्या है बेटा, ये भी तरीके से सच्चाई है। इसमें देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, कैसे चाइल्ड भी है और वो फादर भी है, वही कि जो बच्चा है वही आगे जाके मेच्योर मैन बनेगा और एक फादर बनेगा। सो चाइल्ड जो है ही इज, ये सच है बिल्कुल स्टेटमेंट, चाइल्ड ही क्यों क्या बनता है, बड़े होके फादर और एक मैन बनता है। तो चाइल्ड इज द फादर, चाइल्ड ही अल्टीमेटली क्या बनता है, फादर बनता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि चाइल्ड को क्या कहा गया है, एक तो बच्चा कहा गया है, बालक, और एक तरफ उसको फादर कहा गया है। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट अपने आप में बोथ आर ट्रूथ, ये दोनों सच है। चलते हैं मेटोनमी की तरफ। मेटोनमी जो फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, मेटोनमी में क्या होता है, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें a figure of speech where one word or phrase is substituted for another with which it is closely related। ये जितने भी ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हैं बेटा, मैं यहाँ पे सबका रिस्पॉन्स चाहती हूँ, बातें करने की जगह मेरे को जवाब दीजिए कि क्या क्या इसके आंसर हैं।
सो मेटानमी क्या होता है बेटा? मेटानमी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें क्लोज रिलेटेड वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं किसका यूज कर दूं? व्हाइट हाउस अनाउंस्ड न्यू पॉलिटिक्स। जैसे कि ये व्हाइट हाउस, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड व्हाइट हाउस बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड। तो जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, तो एक की जगह दूसरे का यूज कर देना, इस वो क्या कहलाता है? मेटानमी, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना अनदर वर्ड को, अनदर वर्ड जो कि क्लोजली रिलेटेड हो। किसके लिए? थोड़ा सा रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा मोर हाईलाइट करने के लिए, लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? ब्यूटीफाई करने के लिए लैंग्वेज को यूज करते हैं हम इस डिवाइस का। तो अब मैंने क्या यूज करा? द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड न्यू पॉलिटिक्स। अब कोई भी घर, कोई भी हाउस अनाउंस नहीं कर सकता पॉलिटिक्स को, पर इधर व्हाइट हाउस का मतलब क्या है? व्हाइट हाउस रेफर्स टू द प्रेसिडेंट। व्हाइट हाउस किसको रेफर कर रहा है? प्रेसिडेंट को रेफर कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस में कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। सो व्हाइट हाउस की जगह मैंने कौन सा क्लोजली कनेक्टेड वर्ड यूज किया? इधर मैंने यूज किया व्हाइट, प्रेसिडेंट की जगह व्हाइट हाउस का यूज किया है। सो इसी तरह हमें क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स का यूज करके मेटानमी का यूज करना है। अब जैसे हॉलीवुड इज बजिंग अबाउट द न्यू ब्लॉकबस्टर। सो हॉलीवुड इज बजिंग, हॉलीवुड बस नहीं कर रहा, हॉलीवुड पूरा बज नहीं कर रहा। इधर हॉलीवुड से क्या मतलब है? मूवी इंडस्ट्री। तो मूवी इंडस्ट्री या हॉलीवुड, मूवी इंडस्ट्री और हॉलीवुड दोनों क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि हॉलीवुड क्या है? मूवी की इंडस्ट्री है। सो मैंने मूवी इंडस्ट्री की जगह इधर क्या वर्ड यूज किया? हॉलीवुड। सो द हॉलीवुड इज बजिंग, दैट मीन्स द मूवी इंडस्ट्री इज बजिंग। She decided to pursue a career in the ivory tower. So she decided to pursue a career in the ivory tower. So that is in the academia. So academia जो है उसको, that is closely connected word. academia की जगह मैंने इधर क्या word use कर दिया? ivory tower. He enjoys indulging in the bottle. He enjoys indulging in the bottle. अब bottle के अंदर कोई indulge तो हो नहीं सकता, कोई bottle के अंदर इन्वॉल्व या गुम तो हो नहीं सकता। बॉटल का क्या मतलब है? अल्कोहल, जो इंसान को अपने अंदर इंडल्ज कर लेती है, जो अगर हम एक बार अल्कोहल में घुस जाते हैं तो हम एडिक्टिव हो जाते हैं उसके। सो अल्कोहल इधर एडिक्टिव वो किसका हो रहा है? बॉटल का नहीं, एडिक्टिव ही इज गेटिंग फॉर अल्कोहल। सो ही इज इंडल्जिंग हिमसेल्फ इन द अल्कोहल। तो अल्कोहल होती किसके अंदर है? बॉटल के अंदर। तो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है अल्कोहल का बॉटल। तो अल्कोहल बॉटल के अंदर होती है, तो मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? बॉटल। सो हियर अल्कोहल इज क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड बॉटल। तो इधर मेटानमी में मैंने इस यूज किया है मेटानमी का। और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिनिक डॉग। अब सिनिक डॉग क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वी रिप्रेजेंट्स अ पार्ट, जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है होल में से। सो इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। अब मेरे पास कोई होल चीज है, कोई पूरी चीज है, बट मैं उसमें से किसी छोटे पार्ट को लिख दे रही हूँ, तो इट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। अब व्हील्स जो है किसका पार्ट होता है बेटा? व्हील्स जो टायर होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कार। अब मैं पूरी कार को लिखने की जगह क्या लिख रही हूँ? कार का एक पार्ट लिख रही हूँ, दैट इज व्हील। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है? अल्टीमेटली बात कार की ही हो रही है। तो एक पूरी बॉडी में से अगर मैं हाथ लिख दूं या आईज लिख दूं या लेग्स लिख दूं, तो बात मैं किसकी कर रही हूँ? बॉडी की कर रही हूँ। तो सिनिक डॉग का मतलब है कि एक छोटा, एक पूरा, जैसे मेरे पास पार्ट है, उसमें से किसी छोटे से पार्ट को लिख देना, दैट रिप्रेजेंट्स द होल। पर बात किसकी हो रही है? पूरे होल की ही बात हो रही है अल्टीमेटली। ठीक है। अब जैसे इधर बात क्या थी? लिखा बात थी ही जस्ट बॉट अ न्यू कार।
तो ये लिखना था मैंने, ही जस्ट बॉट अ न्यू कार, बट मैंने लिखा क्या है, ही जस्ट बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, न्यू सेट ऑफ व्हील्स। तो इट मीन्स व्हील्स का मतलब ही क्या है, कार से, इट इंप्लाइज द कार। नेक्स्ट, 10 बूट्स वर डिप्लॉयड टू हेल्प द रेस्क्यू एफर्ट। तो 10 बूट्स जो है लगे किसमें, क्या करने में, दैट वर डिप्लॉयड टू हेल्प द रेस्क्यू एफर्ट। जो रेस्क्यू करा उसमें, रेस्क्यू एफर्ट में, यानी कि प्रॉब्लम से, रेस्क्यू से, वो जो पूरी फाइट की सिचुएशन थी उससे रेस्क्यू होने में कितने बूट्स लगे, 10 बूट्स लगे। सो 10 बूट्स नहीं लगे, क्या लगे, 10 सोल्जर्स लगे, क्योंकि बूट्स जो है किसका पार्ट था, जो रेस्क्यू पर्सनल्स थे। रेस्क्यू पर्सनल्स कौन होते हैं, रेस्क्यू जो करवाते हैं पर्सनल्स, दैट आर सोल्जर्स। तो जो रेस्क्यू पर्सनल्स थे वो हैवी हैवी शूज पहनते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, उनकी जो पूरी बॉडी है कवर्ड होती है हैवी ड्रेसेस से, तो उनके शूज भी उसी तरीके के होते हैं। सो द सोल्जर्स का जो पार्ट थे वो क्या है, शूज। सो शूज आर द पार्ट ऑफ सोल्जर्स बॉडी, सोल्जर्स की बॉडी पे जो चीजें हैं कवर्ड है उसका पार्ट है बूट। तो मैंने सोल्जर की जगह क्या लिख दिया, दैट 10 boots were deployed to the rescue effort. We need to get more hands on the board. We need to get more workers on board. More hands चाहिए, मैंने बताया था ना बॉडी का कोई पार्ट भी लिख सकते हैं वो लोग। तो हैंड्स मुझे ज्यादा हैंड्स चाहिए, यानी कि ज्यादा बंदे चाहिए काम करने के लिए, ज्यादा व्यक्ति चाहिए मुझे अपने काम के लिए। सो वी नीड मोर हैंड्स on the board means more workers I need on the board. He earns his bread and butter through teaching college students. वो अपने ब्रेड और बटर को अर्न करती है। कैसे अर्न करती है ब्रेड और बटर को, थ्रू टीचिंग इन द कॉलेज। सो ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड। अब मेरे को लाइवलीहुड यानी कि हमारा खाना पीना पहनना सब लाइवलीहुड में आता है। तो लाइवलीहुड ना लिख के उसने क्या लिख दिया, कोई खाने की आइटम लिख दी, कि उसने अपने इस चीज के लिए क्या करा, बहुत मेहनत की और टीचिंग करी कॉलेजेस में। तो ब्रेड एंड बटर किस में आता है, ब्रेड एंड बटर आता है लाइवलीहुड में, यानी कि जो हम मेहनत करके कमाते हैं उसमें। सो लाइवलीहुड की जगह सीधा क्या लिख दिया मैंने, ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए उसने क्या किया, कॉलेज में टीचिंग की। सो लाइवलीहुड का पार्ट होता है ये, ब्रेड बटर खाना का कोई भी फूड की आइटम होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइवलीहुड। सो दिस इज सिनेक डॉग। ट्रांसफर एपिथेट, तो जैसे टाइटल से ही हमें क्लियर है, ट्रांसफर यानी मूव कर जाना कहीं से कहीं। तो क्या चीज मूव कर गई ये जानते हैं, ट्रांसफर हो गया क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ट्रांसफर हो जाना, कहां से कहां, एक पर्सन के पास लगा है जो ऑब्जेक्टिव, वो ट्रांसफर हो गया कहां, इन फ्रंट ऑफ समथिंग एल्स। तो वो एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्सन को, वो अब किसके आगे लग गया, इन फ्रंट ऑफ समथिंग एल्स, किसी और के आगे लग गया। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट. So it is used to describe one thing that is applied to the other. तो एक चीज जो कि अप्लाई कर दी गई है किस पे, अनदर थिंग पे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। The plowman homewards plods his weary way. तो यानी कि इधर कहा जा रहा है कि थका हुआ रास्ता है, रास्ता को वियरी वे, वियरी मीन्स थका हुआ रास्ता है। जो प्लोमैन जिस होमवर्ड्स जा रहा है, अपने घर की तरफ जिस रास्ते पे निकल रहा है, वो रास्ता थका हुआ है। रास्ता थोड़ी ना थक जाता है, जो प्लोमैन, जो किसान पूरे दिन काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, थका वो है। सो प्लोमैन थक गया है, इंसान थकता है, रास्ता कभी नहीं थकता। तो एपिथेट मतलब ये जो
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये लगना कहाँ, थका हुआ, थका हुआ लगना किसके आगे चाहिए था, प्लोमैन के आगे, और लग किसके आगे गया, रास्ते के आगे, तो ट्रांसफर हो गया, गलत जगह पे लग गया, यानी कि बदल गया, लगना यहां था और लग किसके साथ गया, वे के साथ लग गया, सो इट इज ट्रांसफर, यानी कि एपिथेट का ट्रांसफर हो गया यहां से वहां, तो जहां लगना चाहिए था उसकी जगह कहां लग गया, दूसरी जगह लग गया, उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एपिथेट। अब एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कैसे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है स्लीपलेस नाइट। अब बेटा आई वॉज स्लीपलेस द होल नाइट, या आई वॉज स्लीपलेस इन द नाइट, मैं स्लीपलेस था, मैं सो नहीं पाया रात को, तो मैं, यानी कि स्लीपलेस कौन था, जागा कौन रहा, मैं जागा रहा, बट इधर क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, स्लीप द नाइट वॉज स्लीपलेस, रात सोई नहीं, रात कैसे जागती है, तो ट्रांसफर एपिथेट है, यानी कि लगना कहीं चाहिए था टाइटल और लग कहीं गया, तो सोया कौन नहीं, he didn't slept the whole night, वो नहीं सोया पूरी रात, और इधर क्या है, स्लीपलेस किसको कहा गया है, नाइट को, तो एडजेक्टिव किसके आगे लग गया, नाइट के आगे लग गया एडजेक्टिव, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव, ट्रांसफर हो गया एडजेक्टिव किससे, ह्यूमन बीइंग से, कहां पे ट्रांसफर हो गया, एक नाइट पे। अब चलते हैं आगे, हैप्पी मॉर्निंग, सो आई एम, अगर मैं लिखूं आई एम हैप्पी दिस मॉर्निंग, तो मैं हैप्पी हूं, हैप्पी कौन है, खुश कौन है, आई, खुश कौन है, हैप्पी कौन है, आई, और इधर क्या लिख दिया गया है, इधर ये जो गर्ल है ये हैप्पी है, ठीक है, तो ये गर्ल कह रही है कि दैट आई एम हैप्पी दिस मॉर्निंग, तो दिस गर्ल इज हैप्पी, ये जो हैप्पी है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि खुश कौन है, ये लड़की खुश है, बट इधर क्या कहां लग गया एडजेक्टिव, हैप्पी जो एडजेक्टिव है गर्ल के आगे लगना चाहिए था, लग कहां पे गया, मॉर्निंग के आगे, तो गलत जगह पे लग गया, यानी ट्रांसफर हो गया एडजेक्टिव इधर से उधर, उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एपिथेट, इसको कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलते हैं आगे, जानते हैं एग्जांपल, रेस्टलेस सी, पहला है इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब कि रिवर्सल ऑफ द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, जो यूजुअली वर्ड्स का ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर को एक सेंटेंस में क्या कर देना, वर्ड के ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स कर देना, उसको कहते हैं इन्वर्जन, सो रिवर्सल ऑफ द यूजुअल ऑर्डर of the words in a sentence is called inversion। अब एग्जाम्पल लेते हैं, never have I heard such nonsense, so इधर क्या होना चाहिए, सेंटेंस था क्या, I have never heard such nonsense, I have never heard such nonsense, ठीक है, तो अब सेंटेंस हमारे पास ये था, हमने इसको इन्वर्जन किया, इन्वर्जन करने के बाद जो सबसे पहले बाहर क्या आया, एडवर्ब, नेवर क्या एक एडवर्ब, वो सबसे पहले आगे आया, उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव, और सब्जेक्ट उसके, सब्जेक्ट जो सबसे आगे था वो पीछे चला गया, तो इन्वर्जन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट जब इन्वर्जन होता है तो सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पीछे आता है और हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, सो इन्वर्जन का ये रूल होता है बेटा, हमने यहाँ पे इन्वर्जन किया, इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, हैव जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमारा आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाता है किसके, हेल्पिंग वर्ब के, so this is the rule of inversion। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और, देखने में ये इंटेरोगेटिव लगते हैं पर ये होते नहीं है, ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हार्डली had I had I gone to
स्कूल, ठीक है, हार्डली हैड आई गॉन टू स्कूल। तो इसमें क्या है बेटा, हार्डली एडवर्ब है हमारे पास, ठीक है, एडवर्ब आगे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पीछे मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले होता था वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे आ जाएगा। तो आई हैड हार्डली गॉन टू द स्कूल था सेंटेंस, आई हैड हार्डली गॉन, इसका इन्वर्जन कर दिया गया, ठीक है, हार्डली एडवर्ब्स पहले आ गया, हार्डली उसके बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड हैड, उसके बाद आई हार्डली हैड आई गॉन टू द स्कूल। तो सेंटेंस जो है इन्वर्स हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, ये रूल होता है इन्वर्जन का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। अब चलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन पे। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस आर दोज विच आर नॉट मेंट टू बी आंसर, जिसमें क्वेश्चन मार्क तो लगा होता है पर उसका आंसर देना जरूरी नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड रिटोरिकल डिवाइस, इसको रिटोरिकल डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ कुड आई, सो हम अपने आप बोलते हैं ना, यार मेरे से क्या गलती होगी, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता था, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, ये स्टूपिडिटी की है, मैंने गलती की है। तो हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आंसर देना जरूरी है, इसका आंसर नहीं देना जरूरी। सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका विच इज नॉट मेंट टू बी आंसर, जिसका आंसर देना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें सिर्फ, इसको रिटोरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंटेरोगेशन वाला मार्क लगा होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिस वजह से इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। का एग्जांपल है, इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्वेश्चन मार्क। तो एक जनरल क्वेश्चन वो पूछ रहा है पोम में कि अगर विंटर आ गया तो क्या स्प्रिंग भी दूर है, नहीं ना, तो इसका आंसर नहीं देना, वो अपने आप ही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर विंटर आ गया तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है, स्प्रिंग भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो विंटर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना जरूरी नहीं है। जुग्मा, अब जुग्मा क्या है, जुग्मा इज द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक वर्ड डिफरेंट, यानी कि दो, टू और मोर देन टू वेज में उसको यूज किया जाता है। एक वर्ड है बट इट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज, एक शब्द उसको डिफरेंट वेज में यूज किया जाए उसको कहते हैं जुग्मा। तो डिफरेंट वेज में कैसे यूज किया गया, पहला देखिए, शी ब्रोक हिज कार, सो शी ब्रोक हिज कार, उसने अपनी कार तोड़ दी, कोई ऑब्जेक्ट टूटा है, शी ब्रोक हिज कार, उसके बाद एंड हिज हार्ट, और उसका दिल भी तोड़ दिया। तो दिल का टूटना और कार का टूटना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। सो एक ही वर्ड है ब्रोक, एक ही वर्ड है तोड़ना, एक है जिससे ऐसा टूटना जिससे कोई ऑब्जेक्ट टूट रहा है, कार या कुछ, और एक ऐसा टूटना है जिससे क्या टूट रहा है, दिल टूट रहा है। सो हार्ट इज ब्रेकिंग। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज कीज, उसने अपनी चाबियां खो दी, सो ही लॉस्ट हिज कीज। लॉस्ट, खोना किसके साथ आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट खो रहा है, और लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना आपा खो दिया उसने, आपा होता है ना, गुस्सा आ गया, उसने अपना आपा खो दिया, उतना हाई टेम्पर्ड हो गया, उसको उतना गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के लिए भी यूज होता है। सो लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब क्या होता है कि गेटिंग एंग्री। सो एक किस वे में यूज हुआ है, ये गेटिंग एंग्री के सेंस में यूज हुआ है, और एक किस वे में यूज हुआ है, गेटिंग एंग्री, एंड दूसरा यूज हुआ है लॉस्ट हिज कीज, यानी कि अपने खोने की उसमें कि कोई भी चीज हमने खो दी, ठीक है, दैट इज लॉस्ट के सेंस में। तो दो डिफरेंट वेज में से यूज किया गया है। शी टुक हिज हैट एंड हिज लीव, अगर मैं ये बोलूं he took his hat and his
लीव, लीव होता है छुट्टी ले ली उसने, ठीक है, उसने अपनी टोपी ले ली और अपनी लीव यानी कि वो छुट्टी पे चला गया। तो टुक, एक टुक का इधर मतलब है कि अपनी कैप को उठा लिया उसने, और दूसरे टुक का मतलब है कि अपनी जो उसने छुट्टी है वो कर ली, यानी कि ऑफिस की अपनी छुट्टी उसने ले ली। तो दोनों के टुक में दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट वेज में टुक को यूज किया गया है। शी ओपन हर डोर एंड हर हार्ट, उसने अपना डोर ओपन किया, शी ओपन हर डोर एंड हर हार्ट, उसने अपना दरवाजा खोला और अपना दिल भी खोल दिया। तो दरवाजा खोलना दैट इज एन ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है डोर जिसको वो खोल रहे हैं, और दिल का खोलना मतलब एंड ओपन हर हार्ट, जैसे कि किसी से प्रेम में है तो उसने अपना दिल ओपन कर दिया उसके लिए, या फिर वो उसने अपना दिल खोल के उसने चैरिटी की, शी ओपन हर हार्ट एंड डिड अ लॉट ऑफ चैरिटी, उसने काफी चैरिटी की, दिल खोल के चैरिटी की। तो दोनों में खोलने का, ओपन का अलग अलग डिफरेंट मतलब है जो हम इसमें यूज करा है। तो दिस इज कॉल्ड जुग्मा, यानी एक ही शब्द है ओपन करना, उसको दो डिफरेंट तरीके से यूज किया गया, एक ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे हैं, एक दिल को उसने अपने दिल को बड़ा किया है, या फिर उसने दिल को खोला है, कैसे खोला है, अपनी चैरिटी वगैरह करके। आयरनी, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, दैट इज आयरनी। तो जानते हैं आयरनी क्या होता है, व्हेन द रियलिटी इज द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, जो सच्चाई है वो उससे उल्टी होती है, उससे बहुत अलग होती है जो रियली में हम सोच रहे होते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऐसा होगा कहानी में, यार ऐसा चल रहा है अब इसके बाद ऐसा होगा, और होता उल्टा है। तो क्या हो गया, ये आयरनी हो गई स्टोरी की, यार होना तो ऐसा चाहिए था, हो ऐसा गया, तो ये तो आयरनी हो गई ना, ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। सो दिस इज कॉल्ड आयरनी। अ फायर डिपार्टमेंट बर्निंग डाउन, एक जो फायर डिपार्टमेंट है दैट इज बर्निंग डाउन, एक फायर डिपार्टमेंट बर्निंग डाउन, जल रहा है, राख हो रहा है। सो एक फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट यानी कि जो आग बुझाने का काम करता है। तो एक जगह जो आग बुझाने का काम करती है, तो उसमें एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे कभी भी आग नहीं लग सकती, क्योंकि ये यहाँ पे तो मेन आग बुझाने का काम होता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे आग बुझाई जाएगी, और इधर हो क्या रहा है, आग लग रही है। तो दोनों हमारी एक्सपेक्टेशन से बात उल्टी जा रही है, बिल्कुल उल्टी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। सो अ फायर डिपार्टमेंट इज बर्निंग डाउन। फायर डिपार्टमेंट, अगर मैं लिखती कि फायर डिपार्टमेंट इज, वो आग को बुझा रहा है फायर डिपार्टमेंट, तो ये सही होता सेंटेंस, आयरन, तब तो इस सेंटेंस में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जाती चीज, पर अब क्या है, चीज उल्टी जा रही है। अ मैन विन्स द लॉटरी बट डाइज द नेक्स्ट डे, एक आदमी है उसने जीत ली, क्या जीत ली, लॉटरी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब नेक्स्ट आगे क्या होना चाहिए था कि ये आदमी है, इसने लॉटरी जीत ली, तो अब इसको तो लॉटरी जीतने के बाद तो खुश होना चाहिए, ऐश करना चाहिए, खरीद रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ, और जिंदगी आसान हो गई, एवरीथिंग वेंट सो नाइस। बट जिंदगी इधर क्या बोल रहा है, जिंदगी आसान क्या हो गई, जिंदगी तो निकल पड़ी, यानी कि खत्म हो गया वो, ही डाइज द नेक्स्ट डे, तो वो मर गया, डाई हो गया। तो ये तो आयरन ही हो गई, लॉटरी निकली, इसके बाद एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा उसकी लाइफ में, अब उसकी लाइफ सुधर जाएगी, बट ही डाइज द नेक्स्ट डे। तो ये आयरन ही हो गई, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टोरी में अब आगे अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, और उससे उल्टा हो जाता है स्टोरी में, तो हमें, हमारे लिए क्या होती है, वो आयरनी बन जाती है, यानी कि वो चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से जो हम उम्मीद कर रहे होते हैं उससे चीज उल्टी चली जाए, तो दैट बिकम्स आयरन। फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म की तरफ। व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म, यू टर्म का मतलब क्या होता है, यू मीन्स गुड एंड फेमिज्म मीन्स स्पीच। फेमी मीन्स होता है स्पीच। सो गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड, यूफेमिज्म मतलब गुड स्पीच फॉर समथिंग बैड। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, पोलाइट और माइल्ड एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, किसके लिए, हार्श वर्ड्स के लिए, और
हार्श वर्ड्स हो गए, क्या कहते हैं, या बैड लैंग्वेज हो गई, उनके लिए कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है? पोलाइट लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, माइल्ड लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस का यूज होता है फॉर द हार्श एंड बिटर लैंग्वेज। तो इसका मतलब है यूफेमिज्म। अब हार्श लैंग्वेज कैसे हो गई? जैसे कि डाइड, मैंने बोल दिया कि वो मर गया, वो ही डाइड, तो उसकी जगह क्या बोलना चाहिए? ही पास्ड अवे, बिकॉज मर गया या फिर डाइड इज अ लिटिल हार्श वर्ड, बट इफ आई से पास्ड अवे इट साउंड्स अ लिटिल बिट पोलाइट, सो इट बिकम्स दैट ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। हम कहते हैं कोई जॉब कर रहे होते हैं कि उसको निकाल दिया, ही गॉट फायर्ड, यानी कि उसको निकाल दिया गया। तो फायर्ड की जगह पोलाइट वर्ड क्या है? लेट गो, मतलब कंपनी ने उसको क्या कर दिया? लेट गो कर दिया इंस्टेड ऑफ फायर्ड, तो लेट गो इज अ बेटर वर्ड। नाउ पुअर, गरीब बोलना, पुअर बोलना किसी को इज अ लिटिल बिट हार्श, और इसकी जगह हम पोलाइट क्या यूज कर सकते हैं? ही इज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है। अब ओल्ड पर्सन, बूढ़ा आदमी, या क्या कहते हैं, बूढ़ा, उसको हम कहते हैं ना, लोग चिढ़ जाते हैं उनको बूढ़ा बूढ़ा बोलो, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ही इज अ सीनियर सिटीजन, बूढ़े की जगह हम सीनियर सिटीजन यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? यूफेमिज्म के। अब बेटा चलते हैं डायस्फेमिज्म की तरफ। सो इंस्टेड ऑफ अ न्यूट्रल और अ माइल्ड लैंग्वेज, एक न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज की जगह किस लैंग्वेज का यूज करना? हार्श और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करना कहलाता है डायफिज्म। सो न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल और माइल्ड, एक न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज की जगह हार्श लैंग्वेज का यूज करना कहलाता है डिसफेमिज्म। सो डिसफेमिज्म, डिस मतलब बैड एंड फेमी मीन्स स्पीच, सो बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड, गुड और न्यूट्रल, गुड या न्यूट्रल के लिए कोई बैड स्पीच का देना। सो यूजुअली दिस इज डन टू शो द एंगर, डिसलाइक और कंटेम्प्ट। ये हमें डायस्फेमिज्म यूज करते हैं हम, क्यों यूज करते हैं हम हार्श वर्ड्स का? टू शो एंगर, अपना गुस्सा दिखाने के लिए हार्श वर्ड्स का यूज करते हैं, टू शो एंगर, डिसलाइक एंड कंटेम्प्ट, एंड कंटेम्प्ट शो करने के लिए हम डायस्फेमिज्म का यूज करते हैं। सो डाइस वर्ड, ये रूट वर्ड है किसके लिए? बैड के लिए, और फेमी जो रूट वर्ड होता है वो स्पीच के लिए होता है। सो बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड। अब इसके एग्जांपल्स ले देते हैं। क्रोक्ड इंस्टेड ऑफ डाइड, हम बोलते हैं कि वो निपट गया, क्रोक्ड, अरे वो तो निपट गया, तो बुरा लगता है ना। अगर हम बोलें कि ही डाइड तो इट्स बेटर, तो थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज को यूज किया जाता है इसमें डायस्फेमिज्म में। निपट गया यानी क्रॉक्ड। एक्स्ड इंस्टेड ऑफ, हम कहते हैं कि वो तो भैया आरी की, मतलब वो तो आरी से कट गया, एक्स्ड, तो यानी कि कुल्हाड़ी से, उस पर कुल्हाड़ी चल गई, अगर बोल देते हैं ना उस पर तो कुल्हाड़ी चल गई, यानी कि उसको जॉब से निकाल दिया। लेजी बम, और पुअर, गरीब लोगों को कह दिया जाता है ही इज अ लेजी बम, तो ये एक तरीके से उनका मजाक बनाना, हार्श लैंग्वेज का यूज करना। ओल्ड गीजर, सीनियर और ओल्ड पीपल को क्या कहा जाता है? ओल्ड गीजर, ये तो ओल्ड गीजर है यार, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ओल्ड गीजर है। तो इस तरीके से हार्श लैंग्वेजेस का यूज करना फॉर द न्यूट्रल और माइल्ड लैंग्वेज, न्यूट्रल और माइल्ड चीजों के लिए हार्श चीजों का यूज करना कहलाता है डायस्फेमिज्म। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। एक हम कह सकते हैं बॉसी वुमेन, जो बॉसी वुमेन है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? नैग, नैग, जो हमेशा नैग करती रहती है, हम कहते हैं तो नैग है, तो किसके लिए यूज करते हैं नैग वर्ड? बॉसी वुमेन के लिए। और पुअर रेजिडेंशियल जो एरियाज होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड, हार्श वर्ड यूज करते हैं? तो स्लम है, ये तो स्लम है, झोपड़ी है, तो पुअर रेजिडेंशियल एरियाज, ये वर्ड बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ स्लम। तो हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं स्लम की जगह? स्लम वर्ड है
उसकी जगह हम किसकी जगह ये स्लम वर्ड यूज करते हैं? पुअर रेजिडेंशियल एरियाज, पुअर रेजिडेंशियल एरियाज की जगह. सो दिस इज अबाउट द डायस्फेमिज्म एंड यूफेमिज्म. चलते हैं आगे क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स की तरफ. अब क्लाइमेक्स क्या होता है? जब असेंडिंग ऑर्डर में जब असेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स चल रहे हो, एक ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, तो उसको कहेंगे क्लाइमेक्स. यानी कि बिल्डिंग अप एन एक्साइटमेंट पॉइंट राउंड, उसके बाद ग्रोथ होती है स्टोरी की, और जब स्टोरी ग्रो करती है तो एट लास्ट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है वो कहानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल होता है. तो जहाँ एक्साइटिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है उसको कहते हैं स्टोरी का ये क्लाइमेक्स है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई सॉ, आई केम, आई कॉन्कर्ड. मैंने पहले उस कंट्री को देखा, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने उस पर कब्जा कर लिया, राज कर लिया. तो ये एक सीरीज में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बातों को कहा गया है. जैसे हीरो ने सबसे पहले क्या किया? एंटोगोनिस्ट यानी कि विलेन को डिफीट किया हीरो ने. फिर उसने क्या किया? अपनी प्रिंसेस को, अपनी रानी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. एंड देन विन द किंगडम, उसके बाद उसका पूरा राज्य है उसको विन कर लिया. ठीक है, में चल रहा है विलेन, द हीरो डिफीट्स द विलेन, रेस्क्यूज द प्रिंसेस एंड देन विन द किंगडम. सो दिस इज द सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स क्लाइमेक्स. अब एंटी क्लाइमेक्स इसका अपोजिट है. इसमें क्या होगा? चीजें घटते क्रम में होंगी. यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द विलेन, द हीरो रैन फास्ट. ठीक है, रैन फास्ट. ठीक है, आफ्टर सम टाइम, after some time sat down and then slept. तो क्या हो रहा है कि हीरो पहले तो भाग रहा है, फिर वो वहीं बैठ जाता है और फिर वो वहीं सो जाता है. तो यानी कि एक तरीके से पहले वो उसे सोना चाहिए था हीरो को. अगर वो सोया है तो उसको बैठना चाहिए था, और बैठने के बाद उसे खड़े होके भागना चाहिए था, और भाग के उसको हीरो को, विलन को पकड़ना चाहिए था. तो एक एंटी क्लाइमेक्स में क्या सब कुछ उल्टा हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, और एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं. एक एक्साइटिंग पॉइंट से वी रीच टू अ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट. तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स. जैसे कि हीरो है, हीरो चेस कर रहा है किसको? विलन को, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा है. देन वो ट्रिप करता है एक रॉक से, और फिर एंड में वो विलन को, जो विलन होता है वो भाग ही जाता है. तो ये क्या स्टोरी बनी? जो विलन को वो पकड़ ही नहीं पाया, विलन भाग ही गया उसके चंगुल से. तो यानी कि स्टोरी तो एंटी क्लाइमेक्स उल्टी पड़ गई. विलन को तो पकड़ के उसको मार के उसको वो कर देना चाहिए था, हीरो को खत्म. तो बट ये स्टोरी में क्या हो गया? एंटी क्लाइमेक्स हो गया. यानी कि जो इसका मोड़ लेना चाहिए था वो स्टोरी नहीं ली, एंटी हो गई स्टोरी. यानी कि क्या हो गया? विलन जो है वो भाग गया, विलन गेट्स अवे.